Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is print culture and the modern world. देखिए, आप लोग हिस्ट्री में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे अभी अपने लास्ट अभी हम लोगों ने किया था आपका मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें बहुत छोटा सा आपके सीबीएसई बोर्ड में आता है, तो उसको उतना ही करके आप छोड़ दीजिएगा जितना मैंने उसमें करवा दिया है। बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज जो है हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो वो है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े होते हैं जिस वजह से टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं सिविक्स की बात करूँगा, ज्योग्राफी की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, वो चैप्टर छोटे होते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो आज जो है हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, सिंपल सी बात ये समझिएगा कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एक तरह का रिवॉल्यूशन है। अगर आप प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटिंग एक तरह का रिवॉल्यूशन है, एक तरह की क्रांति होती है। क्यों? क्यों ये क्रांति है, क्यों ये रिवॉल्यूशन माना जाता है? इसके पीछे रीजंस हैं कुछ। जैसे पहले के समय में कोई एक पर्सन, मान लीजिए कोई एक एक पर्सन है, कोई सिंगल पर्सन है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कोई अपने थॉट या फिर अपनी आइडिया को पेन पेपर पर लिखता है। ठीक। अब उसका थॉट है, वो आइडिया, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम से हो सकता है, वो वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम से हो सकता है, वो राजा के लिए हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई भी ट्रेडिशंस, कोई भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें अगर चल रही हैं तो उससे रिलेटेड हो सकता है। जो अपने आइडियाज़ वो वहाँ पर लिखता है, उसके प्रोज बताता है, उसके कॉन्स बताता है। ठीक। ये आइडिया जो है वो जब तक प्रिंटिंग नहीं आएगा तब तक बहुत सारे लोगों तक वो पहुँच नहीं पाएगा। ठीक। अब प्रिंटिंग, अगर ओल्ड मेथड की बात करते हैं तो शुरुआत में एक पर्सन होता था जिसे बोला जाता था स्क्राइब। क्या बोला जाता था बेटा? स्क्राइब। स्क्राइब का काम क्या होता था? कोई भी ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है उसको अपने हैंडराइटिंग में लिखना। उसको अपने हैंडराइटिंग में क्या करना? लिखना। ये काम होता था स्क्राइब का। अब स्क्राइब एक पर्सन होता है। अब स्क्राइब क्या है बेटा? एक पर्सन है और अपने हाथ से लिख रहा है वो चीज़ों को, इसीलिए इसको बोलते थे बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट मतलब होता है राइटिंग। तो जो अपने हाथ से चीज़ों को लिखा जाता है उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और लेकिन ये जो स्क्राइब होते थे वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, ये कॉपी कर रहे हैं उसे। ये क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक पर्सन होगा, वो मुश्किल से अगर कोई एक पेज लिखना चाहेगा तो वो दिन भर में कितने पेज लिख पाएगा? अगर बहुत ज़्यादा वो लिखता है तो मुश्किल से अगर आप देखिए तो 100 पन्ने लिख देगा, 200 पन्ने लिख देगा। अब वो पन्ने मात्र 200 लोगों तक पहुँचेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। 200 लोगों तक पहुँच गए मतलब एकदम बहुत ही अच्छी राइटिंग में बना-बना के लिखा हुआ है, सारी चीज़ें की हुई है, तो 200 लोगों तक वो पहुँचेंगे, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर जब आपकी प्रिंटिंग आएगी, तो यही 200 बढ़ कर के हो जाएगा 2000, ठीक है। प्रिंटिंग की वजह से जब आप उसको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रिंट करना शुरू करेंगे, हो जाएगा 2000। लेकिन वहीं पर अगर मैकेनिकल प्रिंटिंग जब आ जाएगी, तो यही 2000 बढ़ कर के हो जाएगा 2 लाख। ये दो 2000 बढ़ कर के कितना हो गया? 2 लाख हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे? तो इस वजह से जो आइडियाज़ होते थे वो इस प्रिंटिंग की वजह से बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाते थे। समझ गए बात? ठीक। बस इसी चीज़ को देखना है कि प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटिंग का किस तरह से विकास होता है। सबसे पहली बार प्रिंटिंग कहाँ पर हुई थी? प्रिंटिंग इंडिया में आता है तब क्या होता है? प्रिंटिंग का इफ़ेक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या पड़ा था? इन सारी चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके सामने। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। ठीक है, अगर हमारे सामने प्रिंटेड मैटर ना रहे, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब क्या है? प्रिंटेड मैटर है। जो आपके सामने बुक खुली होगी वो भी क्या है? प्रिंटेड मैटर है। ठीक है। और आज के डेट में आप न्यूज़ पेपर देखते हो, सॉरी, आज के समय में आप न्यूज़ पेपर देखते हो, वो न्यूज़ जो कि आपके किसी भी स्टेट में वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है वो आप तक पहुंच जा रही है। आप सोचिए कि बिना इस प्रिंटेड मैटर के वर्ल्ड कैसा होगा। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, हमारे पास प्रिंटिंग के बहुत सारे एविडेंसेस अपने आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे बुक्स हो गई, जर्नल्स हो जाते हैं, न्यूज़पेपर हो जाते हैं, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स। ठीक है, जो फेमस पेंटिंग्स होती हैं उनके प्रिंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इन एवरीडे थिंग्स लाइक थिएटर प्रोग्राम्स,
ऑफिशियल सर्कुलर्स जैसे गज़ेट निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्कुलर्स निकाले जाते हैं, वो जैसे आपकी छुट्टी का सर्कुलर आता नहीं है, डीएम आदेश निकाल देते हैं कि आपके स्कूल की छुट्टी हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने कह दिया कि समर वेकेशन को और थोड़ा-सा बढ़ाना है, तो ये क्या होता है ऑफिशियल सर्कुलर्स आ जाते हैं, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में रहते हैं। कैलेंडर्स जो छप कर के आपके सामने आते हैं, डायरीज़ जो होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स जो होते हैं, सिनेमा पोस्टर्स जो होते हैं, एट स्ट्रीट कॉर्नर्स जो कॉर्नर्स में आप देखते हो, ये सारे किसके एग्ज़ाम्पल्स हैं बेटा? ये सब प्रिंटिंग के ही एग्ज़ाम्पल हैं। वी रेड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, हमने प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ा है, प्रिंटेड इमेजेस को देखा है, फॉलो द न्यूज़ थ्रू द न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस को देखा है, एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर्स इन द प्रिंट, और लोगों के द्वारा जो डिबेट किए जाते हैं किसी भी थॉट्स के ऊपर, तो उसके प्रिंट हमें देखने को मिले हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज़ अ टाइम बिफोर प्रिंट। अब सोचिए, आज तो हमें आस-पास बहुत सारी चीज़ें प्रिंटिंग में मिल जाती हैं, और आज आपके पास इन्फॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सोचिए एक समय ऐसी बात हो रही है जहाँ पर प्रिंटिंग था ही नहीं, जहाँ पर प्रिंट जैसी कोई भी चीज़ लोगों के बारे में पता नहीं था। उस समय का समाज कैसा होगा? अपने आस-पास अगर आप देखिए आपको प्रिंटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? अब सोचिए वो सारी चीज़ें हटा दी जाएँ आपके सामने से, तो आप क्या रह जाएगा आपके जीवन में? समझ में आएगी बात? आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन से काट दिया जाएगा अगर प्रिंट को हटा दें। वी मे नॉट रियलाइज़ दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज़ अ हिस्ट्री, ठीक है? प्रिंट के डेवलपमेंट का एक इतिहास है, एंड हैज़ इन फैक्ट शेप्ड आवर कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, और हमारे कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड को इसने क्या किया है? शेप किया है। What is this history? When did printing literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद पता चलेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो कैसे प्रिंटेड लिटरेचर एक एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक लोगों से दूसरी जगह सर्कुलेट होना शुरू हुए थे, और इस सर्कुलेशन ने, इस जो प्रिंटिंग ने उस किस तरह से हेल्प किया था मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, ठीक है बात, हम डेवलपमेंट को देखेंगे प्रिंट के फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया। अब पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखना है कि प्रिंटिंग का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है? आपके ईस्ट एशिया में हुआ है। प्रिंटिंग का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है? आपके ईस्ट एशिया में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जापान देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोरियन पेनिनसुला देखने को मिलेगा। यही 3 चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप इधर देखते हैं तो ये वाला ईस्ट एशिया हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका ईस्ट एशिया, और इधर वाला क्या हो जाता है? वेस्ट एशिया, जहाँ पर हम अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान इनकी बात करते हैं, वो आपका वेस्ट एशिया हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया, ठीक है, और इसका हम एक्सपेंशन देखेंगे कहाँ पर? इंडिया में देखेंगे, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसीडर हाउ सोशल लाइफ एंड कल्चर चेंज्ड विथ कमिंग ऑफ प्रिंट, ठीक है, और इस तरह से ईस्ट एशिया से निकल करके ये कहाँ-कहाँ आपके यूरोप यूरोप में पहुँचा था और इंडिया तक पहुँचा था, ठीक है। और इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई थी, किस तरह से सोशल लाइफ और कल्चर जो थे वो सारे चेंज हुए थे, ठीक है। और इस प्रिंटिंग की वजह से जो इन सारी चीज़ों में चेंजेस हुए थे, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर एक इमेज है, दिया हुआ है, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब जब से प्रिंट नहीं शुरू हुआ था उसके पहले बुक प्रिंट को देखना है। फ्रॉम अखलाक ए नसीरी 1595 से, अखलाक ए नसीरी हैं, ठीक है, उनका एक प्रिंट है, उनका एक इमेज है 1595 का, वहाँ पर बात हो रही है। दिस इज़ ए रॉयल वर्कशॉप, ये क्या है? एक रॉयल वर्कशॉप है। देखिए यहाँ पर एक बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिक्टेट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये पंखा उनका पता नहीं क्या कुछ हिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक रॉयल वर्कशॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन द 16th सेंचुरी मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया, यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग क्रिएटेड, टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड। यहाँ पर ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको डिक्टेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। डिक्टेटेड, रिटन एंड इलस्ट्रेटेड, ठीक है, लिखा जा रहा है और उसे समझाया भी जा रहा है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाय द हैंड वाज इंपॉर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट, और यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कैसे हो रही हैं बेटा? हाथ से ही हो रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू दीज फॉर्म ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन। अब उसके बाद से क्या हुआ? जब लोगों के पास इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, मशीन्स आ जाएंगे, तो ये एक आर्ट है, ये जो एक कला है, वो लोगों की लुप्त होती चली जाएगी, सीधी सी बात है। समझ में आ रही बात? तो आज के डेट में अगर आप देखिएगा, पहले राइटिंग जो होती थी वो लोगों की बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। अब कंप्यूटर आने की वजह से हम प्रिंटेड लिख रहे हैं तो राइटिंग पर उतना कोई गहरा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज की भी डेट में बहुत सारे लोगों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है,
ठीक है? जिसे आप कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो कैलीग्राफर्स हुआ करते थे, जो जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर हुआ करती थी, जो आर्ट आर्ट से लिखते थे, सुंदर कला के अनुसार लिखा करते थे, तो उनका बहुत तवज्जो इस समय दिए जाती थी। उस समय उनको बहुत वैल्यू हुआ करती है, जब हाथ से लिखने वालों की बात हो आती है तो, ठीक है? लेकिन जब से मशीन आ गई तब से तो चीज़ें, ठीक है, वो खत्म होती चली गई। अच्छा, अब फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। और जिसकी राइटिंग जो ये करता है उसे बोलते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर, एक मिनट। कैलीग्राफर बोला जाता है, ठीक है, जो हाथ से लिखता है, ठीक है, और वो जो आर्ट होता है उसे कैलीग्राफी बोला जाता है। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, ठीक है, जापान एंड कोरिया, ठीक है, ये तीन कंट्री आपको याद करना है। तो जो प्रिंट टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो सबसे पहली बार इन तीन देशों में शुरू हुई थी, जिसको आप बोलते हैं चाइना, जापान और कोरिया। इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ दो के बारे में, एक चाइना और एक जापान के बारे में पढ़ना है, कोरिया के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, ये किस तरह का सिस्टम होता होता था बेटा? मशीन से प्रिंट नहीं हो रहा है, अभी भी किससे हो रहा है? हैंड से प्रिंट किया जा रहा है, हैंड प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है। लिखने वाली चीज़ नहीं है, प्रिंटिंग की बात हो रही है। लिखने वाला पुराना हो चुका है, अब प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो किससे प्रिंट हो रहा है? हैंड से प्रिंट हो रहा है। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, ऑल्सो इन्वेंटेड देयर। अब देखो, ये जो पेपर होता है, पेपर का इन्वेंशन कहाँ पर हुआ है बेटा? चाइना में हुआ है, इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और प्रिंट जो होता था वहाँ पर क्या होता था? पेपर के ऊपर वुडन ब्लॉक से रब किया जाता था, ठीक है, रब किया जाता था, ठीक है। और उसके नीचे, इसके नीचे इंक्ड सरफेस होती थी जिस पर डिजाइन बना हुआ रहता था। और जब ऊपर से इसको रब करते थे तो पेज के एक साइड में जो होता है, पीछे वाले साइड में, इसके नीचे वाले साइड में वो छपता चला जाता था, ठीक है। आप लोगों ने नकल बनाई होगी, ठीक है, रख करके पेंसिल से आप लोग रगड़ देते हैं तो कॉपी के दूसरे साइड में क्या होता है? वो छपता चला जाता है, समझ गए? वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो इंक इंक सरफेस होती थी नीचे, इस तरह से मान लीजिए इंक सरफेस थी, उसके ऊपर यहाँ पर पेपर रख दिया, पेपर के ऊपर रब किया गया, ठीक है। तो इस वुडन ब्लॉक पर जो भी चीज़ें बनी होती थी इसके बैक साइड पर छप जाती थी, ठीक है, अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स, एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन एंड पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। अब होता क्या था बाबू, ये जो आपका पेपर हुआ करता था ना, उस समय का बहुत ही पतला और हल्का हुआ करता था। जब इस पर वुडन ब्लॉक पे जो इंक से यहाँ पर रगड़ा जाता था, ये दोनों तरफ छप जाता था हल्का-फुल्का। तो आज आप पेपर को आगे-पीछे छपा हुआ देखते हो ना, तो उस समय ऐसा नहीं हो पाता था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर ही यूज़ में आता था, ठीक है। द ट्रेडिशनल चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक वाज़ फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। अब देखो, अकॉर्डियन बुक या फोल्डेड का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो इतना लंबा क्या होता था, ऐसे आप लोगों ने प्रिंट करवा दिया वहाँ पर चाइना में, ठीक। अब इसको यहाँ-यहाँ से फ़ोल्ड कर दिया जाता था, ठीक है। आगे पीछे करके इसको कर दिया और इसको फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। ये वाला ऊपर चला आया, ये वाला नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, इस तरह से इसको कर दिया गया। और साइड-साइड में क्या करते थे? इसको स्ट्रेच कर देते थे, उसके ऊपर धागा लगा देते थे। आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से अकॉर्डियन बुक जो होती है वो इस तरह से होती थी, ठीक है। इस तरह से जो आज भी आप लोग देखते होंगे ना, जो आपके ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं वो इस तरह के बने होते थे, ठीक है। अकॉर्डियन बुक, ठीक है, चाइना में बनते थे, अकॉर्डियन बुक इन चाइना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से होता था, फ़ोल्ड कर दिया जाता था इसको। एक ही साइड पे लिखा गया है ना बेटा, बस उसको स्टिच कर देते थे इस तरह से, ठीक है। अकॉर्डियन बुक होती है, ठीक है। अकॉर्डियन बुक वाज़ फोल्डेड स्टिच्ड एट द साइड। Superbly skilled and craftsmen could duplicate with remarkably accuracy and the beauty of calligraphy। अब देखो, अब जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो इसे डुप्लीकेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी एक्यूरेसी चाहिए होती थी और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए चाहिए थी। इसी इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। अब देखो, अब इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर क्यों पड़ी थी? रिक्वायरमेंट इसलिए थी, द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। जो चाइना था, इंपीरियल चाइना हुआ करता था, वो एक मेजर प्रोड्यूसर था किसका? प्रिंटेड मटेरियल का। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil services examination। अब देखो, वहां पर क्या होता था, जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, ऐसे समझो जो IAS PCS ऑफिसर आज के डेट में देखते हो, वैसे वहां पर भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, IAS PCS ऑफिसर्स के ही रैंक के लोग हुआ करते थे। तो वहां पर एग्जामिनेशन होता था, जिसे बोलते थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वहां पर हुआ करता था। अब उसके लिए उन लोगों को चाहिए होती थी बेटा टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो उस टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, ठीक है। एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट।
अब वहाँ पे जो होती थी, जो टेक्स्ट बुक छपती थी, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी, तो प्रिंटिंग वहाँ से बढ़ना शुरू हो गई थी। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड द इंक्रीज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब जैसे-जैसे समय बीता, तो और ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई करना शुरू किया, और ज़्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ पर बढ़े, तो और ज़्यादा बुकों की छपाई होनी शुरू हो गई, ठीक है? तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता था, उस एग्जामिनेशन की जो टेक्स्ट बुक होती थी, उस टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने प्रिंटिंग की शुरुआत की। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ठीक है? और जैसे-जैसे एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे, जैसे-जैसे कैंडिडेट बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ये टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग भी बढ़ती चली गई, ठीक है? फिर देखो, बाय द 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। अभी तो सारी चीज़ें किस पर कॉन्सन्ट्रेटेड हुआ करती थी? अभी तो ये सारी चीज़ें कॉन्सन्ट्रेटेड हुआ करती थी आपके किस पर? ये हुआ करती थी आपके एग्जामिनेशन पर जैसे जैसे अर्बन कल्चर चाइना में बढ़ता गया, तो ये जो प्रिंट था और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता चला गया। मतलब अभी जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक बन रही थी, अब वो ज़्यादा और भी चीज़ों में प्रिंट होना शुरू हो गए थे। जैसे प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्कॉलर्स के लिए यूज, पढ़ने लिखने वालों के लिए यूज में नहीं आने, और किस में यूज आने लगा? देखो, जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो डेली यूज में प्रिंट करना शुरू कर दिया। अपने जितने भी बिल होते थे, सारी चीजें होती थी, या फिर जो भी उनको मान लो किसी किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज़मेंट करनी है, अपने सामान के बारे में बताना है, तो उसके लिए प्रिंटिंग इन्होंने शुरू कर दिया। एज़ दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे उसके लिए रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। मतलब आराम के समय में लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोगों ने आराम, जब एक्टिविटी होती थी, आराम का जब समय होता था, तो वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies and literary masterpieces and romantic plays, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। जैसे और भी सारी चीज़ें कैसे आने लगा, जो जब ये लोगों की पढ़ने की रुचि बढ़ने लगी, तो और भी सारी चीज़ें क्या थी, जैसे फ़िक्शनल, कुछ अपने मन से सोची हुई जो कहानियाँ होती, नैरेटिव्स होते थे, वो हुआ करते थे। पोएट्री हुआ करती थी, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हुआ करती थी, लोगों की लिखी हुई जो अपनी जीवनी होती थी, वो हुआ करते थे। एंथोलॉजीज़ हुआ करती थी, जो लिटरेरी मास्टरपीसेस हुआ करते थे, तो पुरानी जो आपके साहित्य मास्टरपीसेस थे लिटरेचर के, उनकी कॉपीज़ बनना शुरू हो गई। प्लस रोमांटिक जो नॉवेल्स हुआ करते थे, या जो प्लेज़ हुआ करते थे, जो नए-नए आइडियाज़ को लेकर के आते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंटिंग में इनकलकेट होती चली गई थी। अब देखो, रिच वुमेन बिगन टू रीड। जो अमीर घर की औरतें हुआ करती थी, वो पढ़ना शुरू कर दी। एंड वो मेनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज़। और ये जो बड़े-बड़े घर की जो औरतें हुआ करती, वो पढ़ना शुरू करती थी। पढ़ने के बाद वो अपनी भी बुक लिखना शुरू कर देती थी। पोएट्रीज़ और प्लेज़ लिखना शुरू कर दिए। फिर वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश्ड देयर वर्क एंड कोर्टिशियन रोट अबाउट देयर लाइफ्स। और जो कोर्ट्स में रहने वाले जो नौकरशाह थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और जो ये स्कॉलर्स की जो वाइफ्स हुआ करती थी, वो भी अपना ही चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। जीवनीयाँ लिखना शुरू हो गए। बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती चली गई, ठीक है? द न्यू रीडिंग कल्चर वाज़ एक्कम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो जैसे-जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी, जैसे-जैसे लोगों ने चाहा कि और ज़्यादा बुक्स उन तक पहुँचे, तो उसके साथ-साथ नई-नई टेक्नोलॉजीज़ उसमें डेवलप होना शुरू हुई। Western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century as Western power established their outpost in China। ठीक है? अब देखो, 19th सेंचुरी तक क्या हुआ था, जो वेस्टर्न पावर की, जो आपके यूरोप की जो कंट्रीज, यूरोप यूरोप था, यूरोपियन नेशंस थे, वो सब एशिया में आना शुरू हो गए थे, ईस्ट एशिया में आना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने वहां से अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग जो आपकी हैंड प्रिंटिंग हुआ करती थी, वहां से मैकेनिकल प्रिंटिंग होना शुरू हो गई यहाँ पे। अब देखो, अब इससे क्या हुआ, शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। जो शंघाई था, वो हब बन गया नए प्रिंट कल्चर का। केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। अब केटरिंग होने लगी किसकी? वेस्टर्न स्टाइल स्कूल की, ठीक है? अब जो वेस्टर्न स्कूल थे, अब वो शंघाई में आने लगे, और अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को, अपने ट्रेडिशंस को वो यहाँ तक लेकर के आने लगे। और इन सारी चीज़ों का प्रिंट कहाँ से होने लगा बेटा? शंघाई से होने लगा। अब देखो, शंघाई बन गया नए प्रिंट कल्चर का हब, ठीक है? और ये कैटर कर रहा था किसको? ये वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को कैटर कर रहा था, मतलब खिला रहा था, ठीक है बात? उनको खाना भोजन करवा रहा था, ठीक है? फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ न्यू ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब धीरे-धीरे जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इधर बढ़ने लगा, तो हैंड प्रिंटिंग हट करके अब क्या आने लगी बेटा? मैकेनिकल प्रिंटिंग डेवलप होना शुरू हो गया। अब मशीन्स का यूज़ होना शुरू हो गया। ये कहानी आपने पढ़ी कहाँ की? चाइना की। अब कहानी कहाँ की देखनी है? जापान में आखिर क्या हो रहा था? अब देखो,
बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। अब चाइना से ही चीजें कहाँ पर जाएंगी, जापान में जाएंगी। इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। अब देखो, तो चाइना में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो एक जगह से दूसरी जगह बुद्धिज्म को प्रमोट करने जाते थे, उन्होंने क्या किया, हैंड प्रिंटिंग को जापान में इंट्रोड्यूस कराया अराउंड 1768 टू 1770। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 1868। जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी वो 868 में प्रिंट हुई थी, ठीक है, जिसे बोलते हैं डायमंड सूत्रा। जिसे क्या बोला जाता है, डायमंड सूत्रा। कुछ इस तरह का आपका डायमंड सूत्रा था जो जापानीज में लिखा गया था। कंटेनिंग 6 शीट, इसमें कितने शीट थे बेटा, 6 शीट थे, ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, और वुड कट में इसको इलस्ट्रेट किया गया था। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। और ये जो पिक्चर्स होते थे वो किस पर होते थे, कपड़े पर छापे जाते थे। जो खेलने वाले कार्ड्स होते थे उस पर छापे जाते थे, और पेपर मनी पर भी छापे जाते थे, उस पर पिक्चर्स होते थे। इन मेडिवल जापान, पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। अब सेम वही चीज हुआ जापान में। क्या हुआ, पोएट्स और प्रोज जो हुआ करते थे, प्रोज राइटर्स जो होते थे, जो कविता लिखते थे या जो अपने नॉवेल्स लिखा करते थे, वो रेगुलर पब्लिश करना अपनी किताबों को शुरू कर दिए। और बुक्स वहां पर क्या हुआ करती थी बेटा, चीप होती थी और काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, ठीक है। बिलोंगिंग टू मिड 13th century, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ त्रिपिटक कोरियन आर द कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, 3 पिटारे हैं बुद्धिस्ट के। शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक हैं या 3 पिटारे हैं जहां पर बुद्ध भगवान के नॉलेज को किया गया। उसी तरीके से कोरियन त्रिपिटक है ये, बुद्ध भगवान के नॉलेज से जुड़ा हुआ। दे वर इनग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स, यहाँ पर देख रहे हैं 80,000 वुड ब्लॉक्स यहाँ पर पूरे एक लाइन से लगे हुए हैं। दे वर इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। तो ये जो है अलग अलग, जैसे वुड ब्लॉक बना था ना, वुड ब्लॉक के ऊपर कागज रखते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, उसे रगड़ा जाता था, ठीक है। रगड़ करके क्या होता था, इस पेज पर क्या होता था, वो छप जाता था। यही जो वुड ब्लॉक है जो नीचे आपका प्रिंट करने के लिए जिस पर इंक लगाया जाता था, वो वुड ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है। और लगभग कितने वुड ब्लॉक है बेटा, 80,000 वुड ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं वहीं पे जापान वाले में। ये तो कोरिया वाली बात हो गई। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन द लेट 18th century, इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स ऑफ ईडो, ईडो मतलब टोक्यो, आज का जो कैपिटल है जापान का टोक्यो, उसका पहला नाम ईडो हुआ करता था। illustrated collection of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtiers and टी हाउस गैदरिंग। वहां पर पहले टी हाउस हुआ करता था, चाय पीने के लिए लोग एक जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे, उसी को टी हाउस गैदरिंग कहते हैं। जैसे हम लोग लेजर टाइम में पार्क में जाते हैं, लेजर टाइम में अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्लब में चले जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब में चले जाते हैं, बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं। तो वैसे ही लोग जो जब लोग लेजर टाइम में हुआ करते, खाली हुआ करते थे, तो टी हाउस में उनकी गैदरिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे पेंटिंग्स और जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ा, तो पेंटिंग बढ़ी, नॉवेल्स बढ़े, लिटरेचर्स बढ़े, और इन सब में हर जगह पर जैसे जैसे अर्बन कल्चर डेवलप होने लगा, वहाँ पर आर्टिस्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। जो काम करने वाले कोटिशियन हुआ करते थे, जो राज कर्मचारी हुआ करते थे, वो शामिल होना शुरू हो गए। और जो टी हाउस गैदरिंग होती थी वहाँ पर भी इनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। वहाँ पर पिक्चर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, नॉवेल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, बुक्स का यूज़ करना शुरू कर दिए। अब इस तरह से क्या हुआ, फिर लाइब्रेरीज की शुरुआत हुई। अब उन सबको कहीं ना कहीं बुक्स को स्टोर करके रखना रहेगा ना, तो लाइब्रेरीज की शुरुआत हुई। बुक स्टोर्स की, जहाँ पर बुक बेचे जाते थे, खरीदे जाते, बुक स्टोर्स की शुरुआत हुई। और पैक्ड मतलब पैक्ड हो गए, मतलब भर गए एकदम, लोगों की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई थी। विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप, बुक ऑन वुमेन। अब देखो, तो ये जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी वो भर गई, जो बुक स्टोर जहाँ से बुक खरीदते थे वो सब पैक हो गए। किस तरह की किताबों से बेटा, बुक ऑन वुमेन, जो महिलाओं की कंडीशन हुआ करती थी उनके ऊपर किताबें हुआ करती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किताबें हुआ करती थी, कैलकुलेशन के ऊपर किताबें हुआ करती थी। तो टी सेरेमनी वहां पर हो रही है, जो चाय पर चर्चा हो रही है, चाय की बात हो रही है, जैसे चाय पर चर्चा कई लोग करते हैं ना, वो टी सेरेमनी हो रही है, वहां पर हो रही है। फ्लावर अरेंजमेंट वहां पर हुआ करता था, उसकी बात होती थी। प्रॉपर एटिकेट्स की बात हो रही है, किस तरह से दिनचर्या को किस तरह से आपको बिताना है, उसकी बात हो रही है। खान पकवान की बात हो रही है, कुकिंग की बात हो रही है। फेमस प्लेसेस, जो आसपास की जो भी अच्छी चीजें हो रही, जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे वो अपने यात्रा वृत्तांत लिखा करते थे। ये सारी चीजों के बुक्स क्या हो गई थी, आपके लाइब्रेरी या फिर बुक स्टोर जो थे वो भरते चले गए थे, ठीक है। ये सब दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 4-5 अगर दिमाग में रखेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कितागावा उतामारो की यहाँ पर बात की गई है कि कितागावा उतामारो जो थे, कितागावा उतामारो, ये ईडो मतलब टोक्यो में ही जन्म हुआ था इनका 1753 में। और ये जाने जाते हैं किसके लिए, यूकियो के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं बेटा, यूकियो के लिए। यूकियो क्या है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर एक क्या कहते हैं, पेंटिंग है।
पिक्चर्स हैं, ठीक है, पेंटिंग है, वो बनाया करते थे कितागावा उतामारू, ठीक है। अब ये जो प्रिंट थे, जैसे इस तरह का यहाँ पर प्रिंट बनाया है इन्होंने, तो ये जो प्रिंट था वो ट्रैवल करता था इस समय यूएस में, यूरोप में, और वहाँ के आर्टिस्ट को ये वहाँ से वहाँ पर जो आपके जापान के टोक्यो में कितागावा उतामारू थे, उन वहाँ से वो ये तरीका, ये मेथड, ये कह सकते हैं ये स्किल, ये फैला और यूरोप और यूएसए तक पहुँचा, और वहाँ के भी जो आर्टिस्ट हुआ करते थे जैसे मैनेट, मोनेट और वान गोग वान गोग, ठीक है, गोग है, गो नहीं है, गोग, वान गोग। तो इन लोगों को इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। और कुछ पब्लिशर्स जो इसको प्रिंट करवाते थे, उन्होंने क्या किया, इसकी कॉपीज बनाना शुरू करवा दी, ठीक है। कुछ पब्लिशर्स लाइक सुताया जुजाबुरो सुताया जुजाबुरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स, तो इन्होंने ये जो कितागावा उतामारो की जो पेंटिंग्स थी उसको इन्होंने उठाया और आर्टिस्ट को इन्होंने कमीशन किया, ठीक है, और जो इसकी थीम्स को आउटलाइन या फिर बनाना शुरू करेंगे। देन ए स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्ड, तो ये जो उनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग थी उसको वुड ब्लॉक पर उतार दिया गया। समझ गए बात को? ये जो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग थी, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस पिक्चर्स को, जिसको आप कह सकते हो एक तरह से ये आर्ट था, हैंड आर्ट था, उसको उतार दिया गया वुडन ब्लॉक पर। किस पर उतार दिया बेटा? वुडन ब्लॉक पर उतार दिया गया, ठीक है। और वुड ब्लॉक एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस द पेंटर्स लाइन, और उस पर कागज रख के इसने छापना शुरू कर दिए। सिंपल सी बात है, मतलब इसकी कॉपीज बनाना इन्होंने शुरू कर दी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओरिजिनल ड्राइंग थी, जो कितागावा उतामारो की जो ओरिजिनल ड्राइंग थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, और इस समय सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, उनके प्रिंट्स जो उनके कॉपीज हैं बस वही सर्वाइव कर रही हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है कि प्रिंटिंग की होने की वजह से लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो पहुंच रही है, पर स्किल्स की कॉपीज होना शुरू हो गई थी। और आज के भी डेट में देखेंगे बहुत सारी फेक पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, कॉपी पेंटिंग होती हैं वो, ठीक है। तो उस समय वुडन ब्लॉक का यूज करके उन्होंने क्या किया, कितागावा उतामारो की जो सुताया जुज़ाबुरो थे, उन्होंने क्या किया, उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी, जिससे जो ओरिजिनल पेंटिंग थी वो उनकी डिस्ट्रॉय हो गई, और आज के समय में उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कॉपीज़ हैं, जो वुडन ब्लॉक से छपी हुई जो किताब जो पेंटिंग्स हैं, बस वही अवेलेबल हो जाती है। ठीक है? तो आई होप आपको ये पहला पार्ट कंप्लीट में समझ में आ गया था, ठीक है? और उसी तरीके से एक ये पेंटिंग है बेटा, कुबो के लिए 18th सेंचुरी यूकियो पेंटिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, ये एक आदमी बैठा हुआ है, वो बाहर की तरफ स्नोफॉल को देख रहा है, जो स्नोफॉल हो रहा है, और अंदर में जितनी भी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, घर के काम में लगी हुई हैं। तो ये भी एक पेंटिंग है, यूकियो पेंटिंग इसको कहा जाता है। शनमैन कुबो के बनाया हुआ ये पेंटिंग है, तो इसको भी आप लोग एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। वो समय की जो जीवनचर्या होती थी उसको देखिए कि घर का काम महिलाएं करती थी, और जो लेजर टाइम होता था उसमें जो पुरुष होते थे बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, बर्फबारी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है, बस इसके बाद से अब हम प्रिंट कल्चर इन यूरोप की बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, और उन्हें बताएँ कि क्लासेस चल रही हैं, और वो इसको देखें आराम से, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।